नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न, जो कि इसका भाग 3 होगा। अभी भाग 1 और भाग 2 इसका कंप्लीट कर लिया गया है। यह इसका भाग 3 है और यह अंतिम इसका पार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे कि कला, सॉरी मैंने पेन नहीं लिया हुआ है, मैं पेन ले लेती हूँ। हम लोग देखेंगे कला। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसका समय क्या रहा है? कला की गांधार शैली फलने फूलने में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कुषाण शासकों का समय। कुषाण शासकों के समय में ही कला की गांधार शैली जो है इसका पल्लवन और इसका विकास हुआ। कला की गांधार शैली का पल्लवन और विकास कुषाण शासकों के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका सही जवाब है कि पुराणों में जो श्री पर्वतीय कहा गया है किस वंश के शासकों को, तो इसका सही जवाब है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जो है इस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। श्री पर्वतीय, यह इसका सही जवाब है, श्री पर्वतीय। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान का बामियान जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का बामियान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वह है बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान अपनी बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है यह अफगानिस्तान का बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? वह कला शैली जो भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात गांधार कला। गांधार कला शैली को ही भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहा जाता है, गांधार कला शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है गांधार कला शैली? तो इसका सही जवाब है गांधार कला शैली जो है भारतीय एवं यूनानी कला का संश्लेषण है। किसका? भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है यह जो है गांधार शैली, इसका सही जवाब है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गांधार मूर्ति कला। कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी गांधार मूर्ति कला में सदैव ही हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था गांधार मूर्ति कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल की भारत पर आक्रमणों में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद, यह कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो इसका कालानुक्रम है दोस्तों भारत में आक्रमण का, वह है यूनानी, शक और कुषाण। यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। यूनानी पहले आक्रमण किए, फिर शक, फिर कुषाण, ये इसका सही कालानुक्रम है। इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यूनानी, शक और कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वालों का ये कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि पहला पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने पहला ऐसा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम ने। इसका सही जवाब है डेरियस प्रथम। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अभिलेख और शासक, क्योंकि अभिलेख मिलान करने के लिए अभिलेख पूछ लिया जाता है और वह अभिलेख किन शासकों से संबंधित है यह इससे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभिलेख और शासकों में हम देखेंगे जिसमें पहला अभिलेख है ऐहोल का अभिलेख। ऐहोल
ऐहोल अभिलेख में से कौन संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। पुल में अभिलेख, पुल में होल हो गया, इसका ये ट्रिक है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्या था, क्या है? ऐहोल अभिलेख से संबंधित। पुल में क्या हो गया? पुल के सीने में होल हो गया। पुल के सीने में क्या हो गया? होल हो गया। तो ऐहोल जो अभिलेख है यह किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। अच्छा बताइए, नासिक का जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख, नासिक का जो अभिलेख है दोस्तों वह जो है संबंधित है गौतमी पुत्र सातकर्णी। किससे? गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी से संबंधित है यह अभिलेख जो है नासिक का। यानी कि आप लोग सातवाहनों के बारे में कल बताया गया, सातवाहनों का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। उनका जो अधिकार था, जो सत्ता था, वह पैठन या प्रतिष्ठान के तट पर था, जिसे दक्कन या मध्य भारत हम कहते हैं। इसके अलावा जो है गोदावरी नदी के तट पर जो है यह सातवाहनों का साम्राज्य था। सातवाहनों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन बताया गया था कल? तो सातवाहनों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शक शासकों को बताया गया था। यह इसका सही जवाब है। अच्छा एक बात बताइए, जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी, भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। किससे? स्कंद गुप्त से यह भीतरी अभिलेख संबंधित है। ऐहोल, ऐहोल से कौन संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक से गौतमी पुत्र सातकर्णी और भीतरी अभिलेख से स्कंद गुप्त संबंधित है। ये इसका सारा मिलान करने के लिए अभिलेख और शासक है। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग पर को अपने अधीन किया था वह डेरियस प्रथम था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि राजा खारवेल, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हाथी गुम्फा के स्तंभ लेख के साथ ही राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अच्छा राजा खारवेल जो है जो था यह किस वंश से संबंधित था? तो यह कलिंग, वो सॉरी, चेदी वंश से संबंधित था और यह कलिंग पर राज करता था। कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तो राजा खारवेल हाथी गुफा स्तंभ लेख से संबंधित था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जो है जैन धर्म का संरक्षक था? इसका ये सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात खारवेल। खारवेल जो है जैन धर्म से संबंधित था। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? देखिए इसका उत्तर ये आ गया है। जो कलिंग नरेश था वह जो है किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो वह जो है चेदी वंश से संबंधित था। यह कलिंग नरेश चेदी वंश से संबंधित था। अच्छा ये बताइए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने जाना, एक और प्रश्न पूछता है कि पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक आज तक पता नहीं चल पाया कि पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसका लेखक आज तक नहीं पता चल पाया है। इसलिए इसको क्या उसका उत्तर दिया जाता है? अनाम नाविक, यानी कि इस नाविक का पता नहीं था, इसीलिए इसका नाम अनाम नाविक कहा जाता है। पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसका अभी कोई अज्ञात है इसके लेखक का नाम। तो कलिंग नरेश खारवेल जिस वंश से संबंधित था उस वंश का नाम चेदी वंश है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो रहा दोस्तों, क्योंकि अभी एक्सप्लेन पहले और दूसरे पार्ट में पूरा इसका कर दिया गया है, तो इसमें एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं समझ में आई। और अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज है तो कृपया चैनल को बार बार आप आए, विजिट करें और इस वीडियोस को देखें, ताकि आपका जो है कोई भी जो भावी परीक्षा है या फिर फ्यूचर में जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।